में बजट के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपना पहला बजट संसद में पेश किया। मोदी सरकार का पहला बजट था। बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन उसके बाद वो क्या बोले, आइए पहले वो सुन लेते हैं। ऑब्जेक्ट वाज टू रिवाइव द इकोनॉमी। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज टू ग्रो। वी डिडंट वांट टू burden the common man. We had to clear up a lot of issues unresolved which the UPA had left behind. So finding a resolution to those issues, giving a fillip to infrastructure, to the manufacturing sector, and also containing the fiscal deficit. Not by raising higher taxes, but both to the average man, citizen, the taxpayer, as also the manufacturing sector, giving a more rational duty structure. Now we tried to follow that course, and I do hope this leads to the expansion of the economy without burdening the common man. On the retrospective tax, this leads to the expansion of the economy without burdening the common man. On the retrospective tax, you had taken the corrective. तो अरुण जेटली यहाँ पर बता रहे थे कि बजट दिया तो उन्होंने आम आदमी के ऊपर बोझ नहीं डाला है, ये कहने की कोशिश की है। हालांकि बिटर पिल की बात और पॉपुलिज्म की बात खुद मोदी और अरुण जेटली कर चुके थे। हम एक और चर्चा पे आते हैं कि आखिरकार ये बजट जो है, सबसे ज्यादा दो कंसर्न्स थे, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि खुद याद होगा आपको कि मोदी ये लगातार कहते आए हैं कि इस देश में ये एक युवा देश है और 65% लोग इस देश के युवा हैं। हर साल करीब 1.25 करोड़ वर्क फोर्स जुड़ती है। उनके लिए क्या किया इस बजट में, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी, भी जुड़ गए हैं। मिजरी इंडेक्स बताया जाता है कि इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट को ऐड कर दिया जाए, यानी कि कोई देश कितनी मुश्किलों में है, इसका एक आकलन सिर्फ इसी से किया जाता है। शाहनवाज जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, महंगाई से निपटने के लिए और बेरोजगारी से निपटने के लिए आपको लगता है कि बजट में भरपूर दिया अरुण जेटली जी ने? भरपूर दिया, हौसला दिखाया। जिस तरह की विरासत मिली है उसमें भी इतना अच्छा बजट पेश किया है। और महंगाई के लिए तो 500 करोड़ रुपया अलग से रखा है, वो सिर्फ एक शुरुआत है। सरकार महंगाई से लड़ना चाहती है और ये सरकार लड़ती हुई दिख भी रही है। पुरानी सरकार थी, उसको महंगाई से कोई मतलब नहीं था। महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ रही है। हमारी सरकार ने उसको पहले से एड्रेस किया है। और जो देखिए बजट जो है, पहले तो इंटरिम बजट आया था, उसके बाद जो अभी बजट आया है, ये सरकार का पहला बजट है। और हम कहेंगे हम तो फरवरी में एक और बजट लाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने बातें कही थी वो सब बातों को समाहित करने का प्रयास अरुण जेटली जी ने किया है और अपने तौर पर एक संदेश भी दिया है। हमने जो टैक्सेस के बारे में अब आप लोगों से पूछेंगे तो लोगों की अपेक्षा है 5 लाख में छूट दे दीजिए। अब जो इकोनॉमी है, जो लोग इकोनॉमी समझते हैं, हम लोग तो नेता हैं, हम लोग इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, लेकिन एक आम आदमी की तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा होगा तो खर्च करेंगे, पैसा होगा तो छूट देंगे। जिस तरह की इकोनॉमी मिली उसमें इतना अच्छा बजट इससे अच्छा दे ही नहीं सकते थे। और जिस तरह की बात की है कि आज कम साधन होते हुए भी IIM खोलने की बात कही है, IIT खोलने। माफ कीजिएगा शाहनवाज जी, आपको रोकना पड़ेगा। अरुण जेटली जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। back budget. So some manufacturing custom duties had to be reduced, inputs. Some excise had to be lowered so that manufacturing can pick up. You needed revenue also. So those commodities which you wish to discourage, from cigarettes to pan masala to soft drinks. Yes, you've come down quite heavily on them. One can live without them. Yes. And therefore, I didn't have much of a sympathy for them. As rightly so, and there are health issues involved. Yes. And therefore we came to a situation where few areas you can tax, but do I then increase taxations and generate more? Because that will reduce economic activity and I end up collecting less. So I have to make doing business in India more attractive. Right. All taxation related problems in India
from transfer pricing to facilities available to domestic investors. I have to clear up that mess. And therefore, one by one, I had to resolve these issues. What do I do with the average taxpayer? Now, we have to factor in inflation. Yes. I wish I could do more for him. But within the present constraints of the economy, You have done something for them. no, and I have raised the income tax limit. That's right. For citizens to 2,50,000. That's right. For senior citizens to 3 lakhs. I have increased the 80C deduction, which in a uniform manner benefits everybody. That's right. I have increased the deduction which people will get on account of exemption they'll get because of housing loans That's right. from 1.5 to 2 lakhs. And I hope that in future, if economy and revenue permits, that should be the direction of those exemptions itself. So I have put more money and more savings in the hands of people. Right. You accepted the huge challenge of sticking to the 4.1% budget deficit. You see, I've accepted Target set that. by the I've interim accepted budget. that with a caveat. That I told the people that, you see, that revenues are low, the monsoon isn't extremely bright this time, the prospects. Therefore, this is a challenging task. I'm accepting the challenge and I'm going to endeavor. The only way I can reach that target is by collecting more taxes. I can collect more taxes not by raising the rate, That's but right. by expanding the base. That's right. So you, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी बात कह रहे थे। हम सीधे चलते हैं शहनवाज हुसैन के पास। शहनवाज हुसैन जी, प्रभु चावला जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। शहनवाज, आपको आए हैं, अच्छा बजट प्रेजेंट किया आप कह रहे हैं, तो बधाई हो आपको। पर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। आपने कहा लोग कह रहे हैं 5 लाख की इनकम टैक्स का लिमिट कर दीजिए, तो ये कैसे हो सकता है? मैं आपको आपके जो आज के वित्त मंत्री हैं उनका भाषण पिछले साल का पढ़ देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 लाख होनी चाहिए। तो उस वक्त शायद वो गलत बोल रहे थे क्योंकि कांग्रेस के बारे में। तो क्या हुआ, वो भूल गया अपनी बात जो उन्होंने 5 लाख की बात की थी जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, बजट के ऊपर बोल रहे थे? आपको नहीं, सुनाई 5 दिया? लाख तो कभी नहीं कहा था। कहा था आप पीछे, मैं आपको स्पीच भेज दूंगा, अभी लिंक भेज दूंगा थोड़ी देर में। उनके अच्छे मित्र हैं, उनको ज्यादा याद होगा। नहीं, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। नहीं शाहनवाज जी, राज्यसभा में बोला यशवंत होगा। सिन्हा की कमेटी ने बाकायदा 3 लाख कहा था, उसके बाद 5 लाख की अरुण जेटली ने 5 लाख कहा था। कमेटी ने 5 लाख कहा था। यशवंत सिन्हा उसके बाद यशवंत सिन्हा की स्टैंडिंग कमेटी ने भी 5 लाख कहा था। वो तो ऑन रिकॉर्ड है 5 लाख। हाँ। नहीं, देखिए, इस तरह के विचार आते रहते हैं। हमारा तो मन है, हमारी सरकार का मन था कि 5 लाख करें, लेकिन विरासत कैसी मिली, इकोनॉमी कैसी मिली, मतलब आज कांग्रेस के हाथ हालत कैसे है। कांग्रेस के हाथ बंधे नहीं थे, आपके हाथ प्रभु बंद जी थे। मुझे 100 रुपया देंगे और 100 रुपया में कहेंगे कि मैं दीपक चौरसिया जी को जाकर 3 वक्त खाना खिला दूं, कैसे खिला सकता हूं? 100 रुपए में नहीं खिला सकते आप। शाहनवाज जी हुआ तो क्या फिर है? 42 रुपए वाला गरीब कैसे नहीं रहा? नहीं, लेकिन 5 लाख रुपए में जो 20,000 की छूट थी वो वापस ले ली गई है। 20,000 की छूट जो थी वो वापस ले ली गई जो है। अरुण जेटली कर सकते थे वो करके दिखाया है। फिर भी आज ये हालात नहीं थे कि हम छूट बढ़ा देते, लेकिन फिर भी हमने इनकम टैक्स की छूट बढ़ाई है, हमने हाउस लोन की छूट बढ़ाई है। इसके लिए तो सरकार ने अच्छा किया, उसकी तो प्रशंसा कीजिए। नहीं, उसकी हम बिल्कुल प्रशंसा करते हैं। आपने कई सारी चीजें की, लेकिन शहनवाज जी, सवाल बड़ा है कि 1 करोड़ रोजगार कहां से आएंगे, क्योंकि बजट के अंदर उसके लिए कोई डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। इन्वेस्टमेंट जब हमने आज टेलीविजन के क्षेत्र में जो लोग मैन्युफैक्चर है उसमें छूट दी है, और हमने आज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए छूट दी है, तो उसमें यहाँ अगर इंडस्ट्री लगेगी तब न रोजगार आएगा। आज तो के लिए छूट दी है, तो उसमें यहाँ अगर इंडस्ट्री लगेगी तब न रोजगार आएगा। आज तो सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हर चीज तो चाइना से आ रही है। तो आपने क्यों आने देते हैं उसको चाइना से? जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तब रोजगार भी बढ़ेगा, और हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि इस देश के अंदर लोग उद्योग लगाएं। आज तो हमारे उद्योगपति बाहर जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो टेक्सटाइल के लोग थे, जो जब पूरे दुनिया में टेक्सटाइल की छूट खत्म हो गई, कोटा सिस्टम खत्म हो गया। मैं जब मंत्री था तो लास्ट ईयर था वो कोटा सिस्टम खत्म होने का, और इस सरकार को विरासत में आज जो हमारे यहाँ जो शर्ट पहन रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के शर्ट पहन रहे हैं, वो इंडियन कंपनी है।
लेकिन वो बांग्लादेश में जाकर बना रही हैं। ये माहौल ही खराब था। तो एक सरकार जो एक माहौल नहीं दे सकी, और अब जो नरेंद्र भाई की सरकार आ रही है उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में ये यकीन बढ़ा है कि सरकार बेजा तंग नहीं करेगी। हम छोटी छोटी चीज जो बाहर ले जाते थे देश के, वो मैन्युफैक्चरिंग बाहर करते थे, वो हम इस देश के अंदर करेंगे तो रोजगार हमारे देश के लोगों को मिलेगा, नहीं तो बांग्लादेशियों को रोजगार मिल रहा था। नहीं शाहनवाज जी, जो आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से और सभी हलकों से बनाते हैं, जो बल्ब बनाते हैं, वो भी जाके चाइना में बना रहे थे। जो एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें थी वो आप ही ने बढ़ाई कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जितने अच्छे दिन एक्सपेक्ट किए थे उतने अच्छे दिन नहीं आए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अच्छे दिन तो आए ना, जनता के लिए आए हैं। अब कांग्रेसियों के लिए अच्छे दिन कैसे आएंगे? वो तो आके बुराई करेंगे ना। उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि चलो हर चीज में बाल का खाल निकालो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो कांग्रेसियों के लिए अच्छे दिन कहाँ है? उनको छुट्टी मिली है, जाए विदेश दौरा करें, घूमे फिरे। आपने बढ़ा दिया, आपने बढ़ा दिया, तो अच्छे दिन यही है, अलाउंस बढ़ा दिया आपने उनके लिए। पहले जाते थे सरकारी खर्चे पर, अब अच्छा ये बताइए जनता के लिए अच्छे दिन कैसे आए हैं? शाहनवाज भाई, जनता के लिए अच्छे दिन कैसे आए हैं? जनता के लिए अच्छे दिन आ गए। कैसे भाई तो पूछ रहा हूँ। देखिए, होम लोन में छूट मिला कि नहीं? जनता के लिए अच्छे दिन है कि नहीं? शाहनवाज जी, 2 लाख ना बताता सुनिए, शाहनवाज जी 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो है, 2 लाख का इंटरेस्ट, सुनिए मेरी बात, बोल रहे हैं कि नहीं? 2 लाख का जो इंटरेस्ट कह रहे हैं आप, 20 लाख की झुग्गी भी नहीं बनती, आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% भी देंगे अगर आप, तो वहां झुग्गी भी नहीं बनती। इसका 2 लाख से क्या घर बनता है? बना के दिखाइए एक कमरा अपना। मजाक करते हैं लोगों के साथ क्या आप कार तो देंगे 10% पे, होम लोन देंगे 14% पे, शिक्षा पे पढ़ने जाते हैं उनको भी 14% देना पड़ता है, गाड़ी एयर कंडीशनर खरीदनी है आपने मर्सिडीज तो 10% 8% में मिल जाएगा लोन आपको। अच्छे दिन कहाँ आए हैं? नहीं, देखिए अच्छे दिन की नींव रखी है ना, आप एक दिन में जादू मंत्र से अच्छे दिन ले आएंगे क्या? ठीक बात है, मान गया। जिस दिन रिजल्ट आया कांग्रेसी कह रहे हैं सब ये अच्छे दिन कहाँ आए? अच्छे दिन के नरेंद्र भाई ने एक बात क्या कही थी प्रभु जी, कि हमें आपसे इंटरव्यू में कही, आप कहिए हमें 60 दिन, हमें 60 साल कांग्रेस को दिए, 60 महीने हमें दीजिए। और आज हमारे विरोधी कह रहे हैं पहले दिन पार्लियामेंट की दहलीज पर कदम रखा और कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए। हमारे विरोधियों के लिए अच्छे दिन कहाँ आ रहे? देश की जनता के लिए अच्छे दिन का वादा किया, लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं हमारे लिए अच्छे दिन लेकर आओ। अरे आपके लिए तो अच्छे दिन देश के लोग नहीं लाए, हम कहां से लाके दे दें आपको? नहीं, लेकिन दीपक, अभी शाहनवाज जी तो शायद इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन एक चर्चा ये भी हो रही है और आपसे इसका जवाब चाहूंगी कि अभी चूंकि इलेक्शंस हैं, तो जो बिटर पिल की बात की जा रही थी वो शायद अरुण जेटली ने अपने बजट में विदहोल्ड करके रखी है, अभी नहीं दी है। जो असली बोल्ड बजट होगा वो अगले साल आना है, जिसमें यह माना जा रहा है कि और ज्यादा झटके दिए जा सकते हैं। अभी थोड़ी सी रियायत दी है, फील गुड टाइप दिया है मामला, क्योंकि इलेक्शंस है। क्या ये बात सही है और आपको लगता है ये सच? देखिए, उन्होंने सभी फैक्टर्स को ध्यान रखा है। जिस तरह से पिछले 1 महीने में महंगाई की मार पड़ी है और लगातार कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से अल नीनो के इफेक्ट की बात करी जा रही है कि महंगाई का फैक्टर और बढ़ सकता है। मानसून अल नीनो का मतलब मानसून से ही था मेरा, कि मानसून का इफेक्ट कम आ सकता है और मानसून कम हो सकता है। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो अरुण जेटली के दिमाग में होंगे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है ताकि कम से कम मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत मिले और थोड़ी सी उसको इस बात की संतुष्टि मिले कि हाँ, वित्त मंत्री हमको कुछ देकर गए हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। यही गाना जो है वो हमारे मिडिल क्लास गाएगा और मिडिल क्लास के लिए कम से कम ये थोड़ी राहत थोड़े दिनों के लिए उसको शांति और सुकून देगी, जब तक वो आलू प्याज और सब्जियां खरीदने नहीं जाएगा। 2 दिन बाद वो जब आलू प्याज और सब्जियां खरीदने जाएगा, तब ये जो टैक्स का कंसेशन और होम लोन का कंसेशन, ATC और PPF, ये सब वो भूल जाएगा और फिर वो उसको लगेगा कि हम किस चक्कर में फंस गए। मतलब थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा। लेकिन देखो, जितना बिल्कुल एक नकारात्मक हम लोग पेश कर रहे हैं, असल में उतना नकारात्मक बजट नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मोदी का सिद्धांत था कि हम कृषि को, सेवा को और उद्योग को, तीनों को समान करेंगे, ये नहीं हो कि इस समय हमारे इकोनॉमी में 54-55% सेवा छा गया है।
कृषि के लिए बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण काम किए गए हैं जो अभी शायद समझ में नहीं आ रही है। किसानों की ट्रेनिंग की बात है, सॉइल टेस्टिंग की बात है, अलग से किसान उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात है, उनको लोन दिया गया है, 3% तक का शॉर्ट टर्म लोन की बात है। लेकिन 3% कम करेंगे अगर आप टाइम पे लोन वापस करें। सॉरी इंडस्ट्री के ऊपर लागू नहीं चाहिए सब, किसान के ऊपर टाइम पर वापस करेंगे तो उसके बाद डेयरी के लिए है, पशुपालन के लिए सही है, पकड़ा है, सही बात कही। एग्रीकल्चर के लिए जो सूचना है किसानों को वो तुरंत कैसे मिले उसके काम किए हैं। अलग से टेलीविजन उनके लिए लॉन्च किए हैं। तो इसलिए एकदम सबसे ज्यादा रोजगार कृषि के क्षेत्र में। अच्छा, उद्यमिता को देखो, अगर स्मार्ट सिटी के लिए 7,600 करोड़ रुपया अगर वो दे रहे हैं, अगर वो 7 ऐसे शहर बनेंगे जो औद्योगिक केंद्रित होंगे उसमें, तो जाहिर है कि उससे रोजगार बढ़ावा मिलेगा। सड़कों की बात है, पूरा पूर्वोत्तर को अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का हब बना देते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये किया गया है। और एक बात और, देखो, ट्रांसपोर्टिंग में अगर जल का, पानी का उपयोग हमारे देश में नहीं हो रहा था अभी तक, अगर एक शुरुआत हो रही है कि अगर हम जलयान को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं तो हमारा बहुत सारा ईंधन बचता है, कम समय में चीजें पहुंचती हैं, पर्यावरण को भी होता है। तो ऐसा नहीं है, इस बजट में ऐसी बहुत सारी एक उदाहरण देती हूँ और आशीष सरकार जी को करोड़ दिए हैं। ठीक है, शाहनवाज जी एक सेकंड। तो हमारा बहुत सारा ईंधन बचता है, कम समय में चीजें पहुंचती हैं, पर्यावरण को भी होता है। तो ऐसा नहीं है, इस बजट में ऐसी बहुत सारी एक उदाहरण देती हूँ और आशीष सरकार जी को करोड़ दिए हैं। ठीक है, शाहनवाज जी एक सेकंड, आशीष सरकार जी को चर्चा में लाने जाऊंगी। जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं कि सरदार पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी उसको दिए जाते हैं 200 करोड़ रुपए, और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो पावर देगी 24/7 उसको दिए जाते हैं 500 करोड़ रुपए। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि और इसके साथ जो तमाम तरह की योजनाएं बिल्कुल ठीक है कि किसानों को खासतौर से खराब मानसून का अंदेशा था, बहुत कुछ देने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर भाजपा शासित राज्य सरकारें ये लिख के भेजती हैं कि मनरेगा को आप स्कीम क्यों नहीं बना देते हैं, मनरेगा से वर्कफोर्स, इकोनॉमिक सर्वे भी ये कहता है मनरेगा से वर्कफोर्स कम हो रही है, तो डर तो लोगों में बैठता है ना उस तबके के कि आखिरकार अभी नहीं तो हो सकता है कि अगले बजट में ये सब चीजें हटा दी जाए। मैं एक बात बताऊंगा, किसानों के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, मैं मानता हूं इस बात को, नई चीजें दिखाई गई हैं, पर सवाल ये किसान को क्या करना है। किसान को करना है कि उसके प्रति जो उसका इनपुट कॉस्ट है उसको आपने कम किया कि नहीं किया। फर्टिलाइजर सब्सिडी, सारा प्रेशर है कॉर्पोरेट सेक्टर का कि फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करिए। बिजली आप किसान के रेट सब्सिडी बढ़ाइए कि एक जगह कह दिया वित्त मंत्री ने कि अगर आपको फैसिलिटी चाहिए, सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो किसान को सस्ती बिजली मिलेगी, फर्टिलाइजर मिलेगा, पानी मिलेगा। इसकी बातचीत कहाँ है सारी की सारी। सवाल ये कि अच्छी स्कीमें दी हैं, पहले से बेटर स्कीम दी हैं, बजट में कुछ अच्छी चीजें हैं जिसकी तारीफ करनी चाहिए, परंतु प्रैक्टिकल क्या है कि किसान को चाहिए उसका उत्पादन बढ़े, उसको सस्ती चीजें मिले ताकि उसका रिटर्न जो है बढ़े उसके ऊपर, क्योंकि जो बेचता है बाजार के अंदर उसके पैसे मिले उसको। परंतु अगर महंगा होगा, फर्टिलाइजर महंगी होगी, बिजली महंगी होगा, डीजल महंगा होगा, सब कुछ, तो क्या फर्क होगा उससे। बिल्कुल लागत घटाने का कदम देखिए, जो लाना होगा सरकार। किसानों की जो ऋण है उस पर जो सब्सिडी है वो बढ़ाई गई है, और सबसे बड़ी बात जो भारतीय एग्रीकल्चर को खाए जा रही है वो है इनपुट का वेस्टेज, और उसमें सॉइल टेस्टिंग की जो बात शुरू हुई है, हालांकि जो एलोकेशन ऑफ फंड किया गया है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन कम से कम इतना हमें संतोष है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो आवश्यकता है, रियल टाइम डेटा की आवश्यकता है कि इस देश के अंदर इस समय टमाटर कितना उपलब्ध है और कितना बाजार के अंदर चाहिए, कितना प्याज चाहिए, कितना आलू चाहिए, और जिस सॉइल में जो फसल उगाई जा रही है, जिस भूमि के ऊपर, उसको कितने उर्वरक की आवश्यकता है, कितने पानी की आवश्यकता है, इसकी टेस्टिंग पिछले 60 सालों में हम नहीं कर पाए हैं। और इस दिशा में अगर थोड़ा बहुत 50-60 करोड़ रुपए का अगर एलोकेशन किया है तो ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कम से कम अगर हम 2 प्रयोगशालाएं भी इस देश के अंदर पैदा कर सकते हैं तो आगे जो राज्य सरकारें हैं वो इस तरह की प्रयोगशालाएं पैदा खड़ी कर लेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नरेंद्र मोदी के 250 भाषणों को देखें और उनके जो प्रोमिसेस थे वो लगभग 2500 प्रोमिसेस हैं कुल मिलाकर, लेकिन उनमें जो बड़े जो वादे थे जो जनता को किए थे, उन सारे वादों को चाहे शाब्दिक रूप से वित्त मंत्री के इस बजट में झलकती हैं। और ये मुझे लगता है
कि एकदम से कांग्रेस की जो शासनकाल में या पिछले जो सरकारों के शासनकाल में जो बजट का दिशा थी, उस दिशा को एकदम से नहीं बदला जा सकता है। एकदम से मनरेगा को रूरल से निकाल के आप कह दें कि सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप लेबर को ले जाएं, ये सारी चीजें संभव नहीं है। लेकिन कम से कम मैं ये मानता हूं कि इस समय जो सरकार की सोच है उसको दर्शाती है। चाहे वो 200 करोड़ का अगर मूर्ति लगाने की बात है सरदार पटेल जी की, लेकिन वो शताब्दी वर्ष है और उसमें लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर बहुत थोड़ा अगर जो ज्योति योजना है, मतलब पावर के जो योजनाएं हैं, उसमें बहुत थोड़ा फंडिंग किया गया है, लेकिन कम से कम अगर फरवरी में इस फंड को बढ़ा दिया जाता है और उसको उस दिशा में कुछ काम किया जाता है, तो मुझे लगता है कि देश एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में एक नया कदम उठा पाएगा। शहनवाज जी, 5 विशेषताएं, चलते चलते 5 विशेषताएं इस बजट की जो आपको नजर आती हैं। देखिए, जो अवधेश जी ने कहा वो सही कहा कि जो वादा किया उसको, जो भाषण दिया, कांग्रेसियों की तरह नहीं किया कि भाषण कुछ दिया और बजट में कुछ और दिखा। जो वादा किया है वो पूरा किया है। हम लोगों ने इनकम टैक्स की छूट बढ़ाई है, लोन की छूट बढ़ाई है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग से योजना शुरू की है। जो इसमें हम लोगों ने खासकर 5 IIT IIM शुरू किया है और स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट था उसको लाकर सरकार ने दिखाने का काम किया, उसमें बजटरी एलोकेशन भी किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो FDI के बारे में बात थी, डिफेंस सेक्टर में, अन्य सेक्टर में भी उसको बढ़ाने का सरकार ने निर्णय किया है। सरकार ने पूरी तरह से ये GST के लिए एक जो बड़ा, बहुत दिन से GST पर बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था, उसको इस बार उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, इस दिशा में काम करने का ध्यान। जो फिजिकल टारगेट है उसको भी अचीव करने का सरकार ने कोशिश किया है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि अरुण जेटली जी ने इतनी, जो चिदम्बरम साहब पूरे इस बजट को बिगाड़ के गए थे, उसको संभालने का काम किया है। कम संसाधन रहते हुए भी अपने एजेंडे पर, जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई या नरेंद्र भाई ने जो भाषण में कहा था, वो 60 महीने की नींव आज पहले महीने में रख दी है। और इस पर कई बार लोग कहते हैं ना कि आपने इसमें 100 करोड़ दिया, जैसे सरदार पटेल में 200 करोड़ दिया, या माइनॉरिटी के मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग से 100 करोड़ रुपया मदरसे के मॉडर्नाइजेशन के लिए दिया, ये बहुत कम है। तो एक शुरुआत कर दी है। और अगर सरकार एक बजट में एलोकेट कर देती है 100 करोड़ रुपया, तो समझिए उसमें बढ़ने की संभावना रहती है। तो आगे अरुण जेटली जी ने 4 साल और बजट पेश करना है। अभी तो समझिए ये फरवरी तक का बजट है, इसमें जो शुरुआत कर दी है उस पर हम खड़े उतरेंगे। बहुत सी चीज सस्ती की है, तो जो चीजें सस्ती हुई हैं उसकी भी अगर आप दिखा भी रहे हैं। पहले लग रहा था कि बाजार नीचे चला जाएगा, अब बाजार भी उठ रहा है और किसानों को भी उम्मीद है, बिल्कुल गांव के लोगों को भी उम्मीद है। और इस देश में सबको बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे। ये जो वादा किया इसको पूरा करके सरकार ने उसकी शुरुआत कर दी है। लोगों को उम्मीद है, हमारी सरकार से बधी है। लेकिन एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इस देश में लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। बुलेट ट्रेन अनाउंस किया, बताइए अगले हफ्ते से चल जानी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि हर चीज में वक्त लगता है। और जो 60 साल में देश को बिगाड़ा है कांग्रेस ने, 60 महीने में उसको ठीक करके दिखाएंगे। चलो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चलिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नदिया किनारे आपको आना पड़ेगा। शहनवाज हुसैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, शहनवाज हुसैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था बजट पर हमारा खास कवरेज। लेकिन हमारा इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। सुपरफास्ट न्यूज के बाद हमारी ये विशेष कवरेज, महा कवरेज लगातार जारी रहेगी रात 12 बजे तक। फिलहाल एक ब्रेक के बाद सुपरफास्ट 100।